ओके, सो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। एक मॉड्यूल और दे दीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे तो वो यूज में आएगा। और आप लोग सभी लोग लेके आए करो तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन करके होगा या फिर मोशन इन 1D होगा, ऐसे करके कुछ होगा। वीडियो तो सभी आपको मिल गई होगी, आप एक बार जरूर गो थ्रू करके वेक्टर पूरा कंप्लीट कर लो। मुझे लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए, अगर आ रही है तो मैं फिर उसको रेक्टिफाई करूँगा। हमें भी कुछ नया सीखने को मिल जाए, क्या पता, क्योंकि हमें कुछ नया सीखने को मिलता नहीं है ज़्यादा, और अपन कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर वो ऊपर से चला जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई बात नहीं, डिस्कस करो जो भी आपके डाउट्स है ना। कल तो अपन ने डाउट्स लिए, आज अपन मोशन इन 1D स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर है आपका मोशन इन वन डायमेंशन। कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं जो आप मैं शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। पहला होता है पॉइंट मास एंड एक्सटेंडेड बॉडीज। देखिए, सबसे पहली चीज है कि कोई भी मास को हम पॉइंट मास तब मान सकते हैं जब उसका जो साइज है उसके द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्टेंस से काफी छोटा है। तो साइज उसका क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए डिस्टेंस की कंपैरिजन में, या फिर जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए वो इतना दूर होना चाहिए कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायमेंशन आप मैटर नहीं करें। दूसरी चीज ये है कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास कंसीडर किया है उसकी इंटरनल डायमेंशन तो आप नेग्लिजिबल माने, और सभी पॉइंट्स उस बॉडी के ऊपर जो भी लाई कर रहे हैं वो एक ही तरीके से बिहेव करने चाहिए, अलग अलग तरीके से बिहेव नहीं करने चाहिए। अगर सारे पॉइंट्स एक ही तरीके से बिहेव करेंगे तभी उसे पॉइंट मास कंसीडर करेंगे। आप समझने में ध्यान दो, बाकी लिखने का काम अपन बाद में देखेंगे, है ना, वो आप किताब से भी लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं लिख दूंगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट मास कंसीडर किया जा सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड बॉडी कंसीडर किया जा सकता है। अगर उसको बहुत दूर से देखा जा रहा है, या उसके द्वारा ट्रेवल किया डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, या उसके सारे पॉइंट्स एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे, पॉइंट मास मानेंगे। जैसे कि एक रेलवे ट्रेन, अब एक ट्रेन एक बहुत लंबी ट्रेन है, वो बहुत लंबी भी हो जाए 990 मीटर 1 किलोमीटर की हो जाएगी ज़्यादा। अगर वो दो स्टेशन के बीच में चलती है, मान लेते हैं जिसमें 200-250 किलोमीटर का रेंज है, अब उन दोनों के बीच में चल रही है, तो वो जो ट्रेन है वो उसकी लेंथ जो होगी बहुत कम होगी इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस। तो दो स्टेशन के बीच में जो दूरी है उसके कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो लेंथ होगी ट्रेन की वो काफ़ी कम होगी। अगर ये लेंथ काफ़ी कम है तो इस केस में यहाँ पे इसे क्या माना जा सकता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो जो रेलवे ट्रेन होनी चाहिए, ये जो ट्रेन कंसीडर करेंगे उसको हर एक पॉइंट पे सेम तरीके से बिहेव करिए, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, सेम, तभी हम उसे एक पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। चलो अच्छी बात है, अपने चैप्टर चालू हो रहा है, यही बता दें। क्या नाम था आपका? अमन, नमन, नमन आगे क्या लगा आपको? सेठी। सेठी, चलिए अच्छी बात। अमन, Yes, ma'am. अंश, Yes, ma'am. अनुज, Yes, ma'am. अर्जन, Yes, ma'am. रिया, रोहित, Yes, ma'am. प्रिंस, Yes, ma'am. रियांशी, ऋषभ, Present, ma'am. दिव्यांश, Present, ma'am. सुमन, वेदांश, Present, ma'am. कौन रह गया? कोई रह गया?
से स्कूल से यहाँ पढ़ा? तो CBSE हो गया है। और बेसिकली अभी आपने कर दिया है क्या JEE वगैरह? तो क्या रहा वहाँ 70? ठीक है, सब एक जैसे ऐसी आसपास की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अभी हम लोग वेक्टर डिस्कस कर चुके हैं और वो YouTube पे अवेलेबल है, सब्सक्राइब करना है और ठीक है। तो उसमें वेक्टर के सारे लेक्चर्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स के हैं, तो आप देखिए, ठीक है। और वेक्टर मैंने खत्म कर दिया है, अब शायद टेस्ट होगा तो वेक्टर ही आएगा, इसलिए वेक्टर आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और ये जो है आज नया चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है, मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो NCERT में स्ट्रेट लाइन के रूप में दे रखा है, इसको अपन थोड़ा सा डीपली देखेंगे, थोड़े से रीजन्स जो है वो थोड़े से डीपली रहेंगे। आपने पहले कोचिंग की हुई है क्या? इधर देखिए, तो हम लोग ये जो चैप्टर है इसमें वन डायमेंशन में बात करेंगे, केवल x एक्सिस, केवल y एक्सिस, केवल z एक्सिस में बात करेंगे। अच्छा, मेरा नाम तो बता दो, मेरा नाम क्या है? मृदुल अग्रवाल, ठीक है, IIT मड्डी, ठीक है, बीटेक एमटेक फ्रॉम IIT मड्डी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो बेसिकली दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास कंसीडर करेंगे, दूसरा होता है आपका एक्सटेंडेड बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट तब माना जाता है जब उसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस वो बहुत ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू दैट पर्टिकुलर मास ऑफ दैट बॉडी, या उसकी डायमेंशन की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो। दूसरी बात, उस पॉइंट पे या उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाले हर एक पॉइंट का बिहेवियर सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? और तीसरी बात क्या है कि अगर उस ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर से देखा जाना चाहिए, ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं ट्रेन की बात करें, अगर एक ट्रेन दो स्टेशन के बीच में चलती है जिसमें 200-250 किलोमीटर का रेंज है, अब आप अगर एक ट्रेन की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 990 मीटर 1 किलोमीटर तक की ट्रेन हो सकती है, उसकी लेंथ इतनी हो सकती है। लेकिन अगर उसके स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये डिस्टेंस काफ़ी छोटा होता है, ये लेंथ काफ़ी छोटी, तो उस केस में उसे क्या माना जाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर सारे जो डब्बे हैं, सारे जो वैगन्स हैं वो एक ही तरीके की, एक ही वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, इसलिए स्मूथली वर्ड यूज होता है। बात समझ आ गई? दूसरा जो चीज़ है वो है एक्सटेंडेड बॉडीज। एक्सटेंडेड बॉडीज में हर एक पॉइंट का बिहेवियर अलग तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक बीकर है आपके पास, एक जार समझ लीजिए, उसके अंदर हमने क्या किया? पानी भरते गए, पानी भरते गए, पानी भरते गए। तो जब पानी भरते जाएंगे तो अगर मान लेते हैं कि किसी एज पे रखा है तो एक पॉइंट तक तो ये झेल लेगा। अगर मान लेते हैं पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया और ये एज पे रखा है तो ये क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और इस केस में हर एक पॉइंट की अलग अलग क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन इफेक्ट जो है उसके साथ रोटेशनल इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो जो एक्सटेंडेड बॉडीज होती है वो रोटेशनल डायनामिक्स में आपको देखने को मिलेगी, रिजिड बॉडी डायनामिक्स के अंदर देखने को मिलेगी, जिसमें हम बॉडी के हर एक पॉइंट का बिहेवियर अलग अलग देखेंगे। उसका कुछ एंगुलर मोशन हो सकता है, उसका कुछ लीनियर डिस्टेंस हो सकता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं रेफरेंस पॉइंट से कोई ना कोई डिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं है? तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम देखें तो वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते, आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी जो डायमेंशंस है उसी हिसाब से उसके ऊपर जो भी फोर्सेस हैं या काइनेमेटिक पैरामीटर्स हैं वो वेरी कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो एक्सटेंडेड बॉडीज की बात रिजिड बॉडी डायनामिक्स में करेंगे। अभी इस चैप्टर में जो भी हम मासेस कंसीडर करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, वो पॉइंट मासेस कंसीडर करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये लिख लीजिएगा थोड़ा सा, पॉइंट मास जिसमें कि साइज जो होना चाहिए उसका वो वेरी स्मॉल होना चाहिए इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो पॉइंट मास है इस पे पड़ने वाले हर एक पॉइंट एक ही तरीके से बिहेव करेंगे। ईच पॉइंट ऑन द each point on that body behaves same
तीसरा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट is very far away from that object. इवन अगर आप देखें कोई बहुत बड़ा हाथी होगा और उसको अगर आप पास से देखोगे तो हर एक डायमेंशन दिखेगी, उसी को हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरीके से दिखेगा। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या हो गया, बहुत दूर हो गया, तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। बात समझ आ गई? और यही सारी चीजें जब ये कंसीडर हो जाती है तो इसको बोला जाता है पॉइंट मास। और जब ये पॉइंट मास है तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप इसके ऊपर जो भी काइनेमेटिक्स है, डायनेमिक्स है, वो आप पढ़ सकते हैं। समझ में आ गई बात? दूसरी चीज होती है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है रेस्ट एंड मोशन का। रेस्ट एंड मोशन का, रेस्ट और मोशन दोनों ही रिलेटिव वर्ड्स हैं। बेसिकली अगर मैं देखूं तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे मान लेते हैं एक गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी चल रही है इधर की साइड मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड से, और मेरी जो गाड़ी है वो भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो भाई वो मेरे रिस्पेक्ट में किस पे है, रेस्ट पे है। लेकिन वही कार अगर बाहर से देखी जाए तो वो किस में है, मोशन है। तो ये डिपेंड करेगा कि भाई ऑब्जर्वर कहाँ पे है, और ऑब्जर्वर के हिसाब से फिर आप बताएंगे कि रेस्ट पे है कि मोशन है। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड है तो इसको जनरली बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हमें वेलोसिटी मिल रही है वो एक्चुअल वेलोसिटी है। बात समझ में आ गई? अगर मैं रुका हुआ हूँ ग्राउंड पे और मेरे रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जैसे ये कूलर रखा है शांति से, तो ये क्या किस पे आ गया, रेस्ट पे। अगर मान लेते हैं कोई कूलर को घिसका रहा है तो यहाँ पे मेरे रिस्पेक्ट में उसका कुछ ना कुछ पोजीशन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसके पास कुछ ना कुछ, इसने कुछ मोशन किया होगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी आई होगी जिसकी वजह से इसने मोशन किया है। हाँ, पहले ऑब्जर्वर रेस्ट में होना, पहले ऑब्जर्वर देखो कहाँ है। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बताया जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में। हाँ, अगर मेरा रेस्ट में है और ये यहाँ पे क्या है, ग्राउंड फ्रेम है, तो ग्राउंड फ्रेम को जनरली क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और इनर्शियल क्यों बोलते हैं, इनर्शियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारे जो न्यूटन लॉज हैं आप लगा सकते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, विदाउट एनी सूडो फोर्सेस। लेकिन अगर मान लेते हैं आप किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में, मान लेते हैं लिफ्ट के अंदर है, तो जब आप लिफ्ट के अंदर हैं तो अगर हम मान लेते हैं किसी का ऑब्जेक्ट को फॉल करते हुए देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो उसका मोशन होगा वो नीचे की साइड है। लेकिन अगर मैं बाहर से देख रहा हूँ तो वो क्या दिखेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों अटैच फ्रेम हो गए। अटैच फ्रेम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली नई वैल्यूज देखने को मिलेंगी, उसके लिए आपको फिर एनालिसिस करनी पड़ेगी। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो जैसे मान लेते हैं एक ट्रक चल रहा है, अगर आप ट्रक के अंदर है, ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है, तो आप ट्रक के अंदर है और किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे फेंका वर्टिकल में, तो जब वो वर्टिकल में फेंकेंगे तो आप जब अंदर है ट्रक के, तो ट्रक के रिस्पेक्ट में वो ऊपर जाएगा और वर्टिकली अपर जाके वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। लेकिन बाहर वाले के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बाहर वाले के रिस्पेक्ट में वो कुछ ऐसे ही घूमता हुआ दिखाई देगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू बाहर वाला। और अगर अंदर वाले पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको वर्टिकली अपवर्ड जाता है। दोनों मोशन अपने अपने में सही है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा वो कैसा होगा। बात समझ में आ गई? तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर हम देखें ये पर्सन है और यही ऑब्जर्वर है, और मान लेते हैं ये कार है, तो जब ये कार को देखेगा और मान लेते हैं इसके पास कोई वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये कहेगा कि भाई इसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कार है, इस ऑब्जर्वर के लिए किसमें है, मोशन में। समझ में आई बात, क्योंकि ये पोजीशन चेंज कर रही है। बात समझ में आ गई? वही अगर मान लेते हैं दूसरी कंडीशन होती कि भैया ये ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है,
इसको मैं रेस्ट पे लिख दे रहा हूँ, ये रेस्ट पे है। और मान लेते हैं ये एक पेड़ को देख रहा है। तो जब ये पेड़ को देख रहा है तो ये भैया पेड़ भी इस पे रेस्ट पे है, तो मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, मतलब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। समझ में आ गई बात? तो ये ऑब्जर्वर है। और अभी यहाँ पे कौन सा फ्रेम चल रहा है? ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, नॉर्मल कंडीशन। अगर रिलेटिव फ्रेम होता है, जैसे मान लेते हैं, दूसरी कंडीशन बात करूं, जैसे मान लेते हैं एक ये मोटरसाइकिल वाला है, मोटरसाइकिल मेरी अच्छी नहीं बनती है, थोड़ा सा चला लेना का, ठीक है, ये ऐसे, और दूसरी ये एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। अगर दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा कि भैया मेरे सामने तो ये बढ़ ही नहीं रहा है आगे। बात समझ में आ रही है? ये 10 से चल रहा है, मैं भी 10 से चल रहा हूँ, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ आगे, वैसे वैसे वो भी चल रहा है। तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर 1 यहाँ पे, ऑब्जर्वर या एक कोई कार है उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अभी ये क्या हो जाएगा? कार विल सीम टू बी एट रेस्ट बाय ओवर, या फॉर ओवर कह लीजिए, फॉर ओवर। वहीं अगर मान लेते हैं यहां पे यही कंडीशन होती, लेकिन ये चल रहा है 10 से और ये कार चल रही है भाई साहब, या अगर मैं मोटरसाइकिल की बात करूं, जो भी है ये कार है, ये अगर मान लेते हैं ये किधर चल रही है? 20 से चल रही है। तो फिर ये इस वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर मैं ये ओवर बोल रहा हूँ और ये कार है आपकी, तो यहाँ पे ये कार क्या दिखाई देगी? मोशन में दिखाई देगी विद रिस्पेक्ट टू ओवर। वो कहेगा भाई हर सेकंड में कितना आगे चल रही है ये, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से आगे चली जा रही है, दूर होती जा रही है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे ये क्या दिखाई देगी? मोशन में दिखाई देगी। कार विल सीम टू बी है, कार विल सीम टू बी इन मोशन, मोशन विद रिस्पेक्ट टू O1। समझ में आ गई बात? ये चीज आप ध्यान रखिए, क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बस आपने कल एक जो वीडियो देखी होगी उसमें देखा होगा कि एक लाइन, एक स्केल बना हुआ था, उसमें एक 0 दिया हुआ था, फिर +1 +2 +3 +4, इधर नेगेटिव साइड -1 -2 -3 -4, इस तरीके से चल रहा है। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है कि पहले आपको रेफरेंस एक्सिस लेनी पड़ेगी, फिर ही उसी रेफरेंस एक्सिस पे आपको एक पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा और फिर वहां से आपको क्या बताना पड़ेगा? डिस्टेंस या पोजीशन बतानी पड़ेगी। +14 +15 +20, ये क्या बता रहा है? पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में मतलब अपोजिट साइड में। तो अब यहाँ पे रेफरेंस की बात करेंगे। अगली बात करते हैं हम लोग रेफरेंस की। रेफरेंस क्या चीज है? तो अगर मैं बात करता हूँ रेफरेंस एक्सिस की, तो रेफरेंस एक्सिस आपकी कौन कौन सी होती है बेटा? एक्स होती है, वाई होती है, जेड होती है। कई बार जेई में एक दिक्कत होती है क्या कि भाई एक्स वाई जेड वो उस हिसाब से नहीं बनाता जितने जो हिसाब से हम पढ़े होते हैं। ये 3 रेफरेंस एक्सिस चाहिए। क्यों चाहिए पहले समझते हैं। मान लेते हैं मैं बोलूँ आपको, मेरे को बताइए कार कहाँ पे है? बोर्ड पे तो है लेकिन कहाँ पे? तो आपको बताना पड़ेगा ना कि नीचे से इतना ऊपर, लेफ्ट से इतने ऊपर, और यहाँ पे बाहर की साइड कुछ भी नहीं है, तो बाहर की साइड कितना हो कैसे? तो आप बोल रहे हो यहाँ से डिस्टेंस लिया आपने और यहाँ से लिया, तो ये नीचे वाला और ये वाला क्या है? रेफरेंस है। विदाउट एनी रेफरेंस आप किसी पार्टिकल की पोजीशन कैसे बताएंगे? नहीं समझ में आया, ध्यान से समझिए।
जैसे मैं आपसे बोलूँ ये पॉइंट है, अब बताओ मुझे ये पॉइंट कहाँ पे है, मेरे को तो मैं आँख बंद करके बैठ गया, अब मुझे पता ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा? तो आप इसके कोऑर्डिनेट बताओगे, x बताओगे, y बताओगे, z बताओगे मुझे। अगर मुझे ये पता होगा कि ये यहाँ पे इसकी x एक्सिस है, इसकी यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे z एक्सिस है, तभी तो उस कोऑर्डिनेट को मैं लोकेट करके अपने दिमाग में समझ पाऊंगा कि कहाँ पे जाना है। आप ऐसे समझो जैसे मान लेते हैं आप कमांडर हो और आपने एक आर्मी भेजी लड़ाई में, जंग में। अब कौन सा सोल्जर कहाँ पे खड़ा है और उसे कहाँ जाना है आपको बताना है वहीं से बैठ के। आप तो फोन से देख के बताओगे और वो असली में चल रहे होंगे, किसी को मरवा दोगे अगर ढंग से पोजीशन नहीं बताई तो पोजीशन बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कोऑर्डिनेट है। और कोऑर्डिनेट बता तब सकते हैं जब हमें एक्सिस पता हो। तो जब एक्सिस पता होगी तब उस हिसाब से कोऑर्डिनेट बताएंगे, और वो समझने वाला भी तभी समझेगा जब उसे पता हो एक्सिस कौन सी है, कहाँ से मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ। वो कहीं पेड़ पे पहुंचा, कौन सा पेड़? बहुत सारे पेड़ होंगे, हो सकता है बहुत सारे बंकर होंगे वहाँ, तो आपको बताना पड़ेगा, एग्जैक्टली लोकेट करना पड़ेगा। इसीलिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताते हैं, जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताते हैं, उसी हिसाब से पार्टिकल की पोजीशन बताई जाती है। तो पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? रेफरेंस एक्सिस चाहिए। तो रेफरेंस एक्सिस क्या होती है आपकी? एक्स होती है, वाई होती है, जेड होती है। अगर 1D में चाहिए तो केवल एक्स चल जाएगी, वाई चल जाएगी, जेड चल जाएगी। अगर प्लेन में चाहिए तो एक्स और वाई दो चाहिए होगी, वाई या जेड चाहिए होगी, एक्स और जेड चाहिए होगी। अगर स्पेस में चाहिए तो क्या चाहिए? एक्स वाई जेड तीनों चाहिए होगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे लेकिन ये जो एक्स वाई जेड होती है, कई बार जेई में ढंग से नहीं देता, ये एक्स वाई जेड ऐसे नहीं बनाएगा, वो अपने विदेशी भाषाओं की तरीके से लिख देगा। कैसे? वो एक्स यहाँ पे नहीं लेगा, वो लेगा जेड यहाँ पे। जनरली मैंने क्वेश्चन देखे जितने जेई एडवांस में, वो सब में क्या करता है? जेड वाई की डायरेक्शन में बनाएगा, और उस हिसाब से देख लो क्या होगा एक्स, क्या होगा वाई अपने हिसाब से। तो आपको हमेशा ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में ही रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे जेड आपने मान लिया, ये जेड है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे अगर अपन देखें लेफ्ट साइड वाई है, तो इधर वाला क्या आ जाएगा? वाई माइनस तो वाई हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। ऐसा करते क्यों है? देखो आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, तो के कैप इधर आना चाहिए। यस अब आई क्रॉस जे करिए, आई इधर बाहर आ गया, आई क्रॉस जे इधर आएगा, ठीक है, तो ये आ गया ऊपर की साइड आ गया, तो ये के कैप आना चाहिए। इसीलिए एक ही ऑर्डर रख सकते हैं। अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो फिर ये ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, और वो आप कर नहीं सकते। समझ में आ गई बात? तो एक ही ऑर्डर में बदल सकते हैं आप। और 3 रेफरेंस के साथ आपके पास एक और पॉइंट होता रहता है, दैट इज ओरिजिन। समझ में आ गई बात? तो इस हिसाब से आप क्या बताते हैं? रेफरेंस बताते हैं। अब रेफरेंस बता दिए, अब रेफरेंस जब आपने बता दिए तो अब किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन कैसे बताएं? पोजीशन बताने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या तो आप ऐसे कर लो, भी एक्स वाई जेड ऐसे बन सकता है, या फिर क्या हो सकता है यहाँ पे भी एक्स हो सकता है, ये क्या होगा? वाई होगा, और ये क्या होगा? जेड होगा। तो ये हो गया जे कैप, इधर क्या हो गया? आई कैप, और इधर क्या हो जाएगा? के कैप। समझ में आ गई बात? ये सिस्टम है, क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे ये चीज ओके रहनी चाहिए। ये आई कैप इधर हो गया, इधर कितना होता है? जे कैप, इधर क्या हो जाएगा? के कैप। बात समझ में आ गई? अब आप किसी पार्टिकल की पोजीशन निकालना चाहते हैं, तो पोजीशन कैसे निकालेंगे? तो पोजीशन निकालने के 3 तरीके होते हैं। एक तो आप क्या बताओ? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बता दो, या आप क्या बता दो? पोलर कोऑर्डिनेट्स बता दो तो भी चलेगा, या फिर आप क्या बता दो? पोजीशन वेक्टर बता दो। क्या बता दो? पोजीशन वेक्टर। हालांकि 3 डायमेंशन में सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, लेकिन हमको आपके सिलेबस में नहीं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ तक ही आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन वेक्टर।
अगर यहाँ पे देखा जाए डायमेंशन को, उसके पहले तो डायमेंशन समझ लो, ये 1 डायमेंशन बोलेंगे किसी भी एक लाइन के लॉन्ग क्या हो जाएगा 1 डायमेंशन। एक प्लेन में बात करेंगे 2 डायमेंशन, स्पेस में बात करेंगे 3 डायमेंशन। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कपड़ा कहाँ चला गया यार, सब उड़ जा रहे हैं। सर हाँ। आपकी रैंक कितनी आएगी? रैंक कितनी पे कितनी आती है बताओ भाई का कौन से मैंने सर जेईई एडवांस की जेईई एडवांस की रैंक करीबन 16,000 की करीब। अब 16,000 तो उसमें आ जाएगी। हाँ, लेकिन मैकेनिकल में पीछे आएगी, पीछे 10,000 से अंदर की करीब पीछे है। तो सर बीटेक में सब्जेक्ट्स कौन कौन से? मेरी एमटेक की मुझे याद है, लेकिन बीटेक की मुझे याद नहीं है। मेरी एमटेक की थी 4,328। इसमें मैं सब्जेक्ट पूछ रहा हूँ, बीटेक में सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट मेरे मैकेनिकल की थी। बहुत सारे होते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन होता है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होता है, और ब्रांच पूछो ना, ब्रांच सर आपने एमटेक कौन सी की? वो भी आईआईटी में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, हाँ, तो सब्जेक्ट अगर पूछने, सब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था, उसमें 3 बार मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, पूरे साल ही मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, और आपको एक हफ्ते में 2 रोज लगते हैं। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स हो गई, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गई, फिर उसका स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गई, फिर उसके बाद जैसे 34-35 सब्जेक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गई। मतलब जहाँ आपका एक चैप्टर है वहाँ पूरी किताब है फ्लूइड मैकेनिक्स। डिटेल्स। हाँ, उधर बहुत डिटेल है। अब वहाँ पे नेविगेशन इक्वेशन होती है, एक बार मैंने लिख दी थी क्लास में, फिर आधे घंटे तक वही समझाता रह गया मैंने किया बैठा मुझसे और नहीं पढ़ाना कुछ भी, है ना। तो मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स की एक किताब है, टर्बो मशीनरी की एक किताब होती है, टर्बो मशीनरी, उसमें पूरा टरबाइन पढ़ते हैं। फिर हाँ, एक ही चैप्टर की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, वो पूरा एक किताब है, मोटी, इतनी मोटी किताब है ना। और फिर उसके बाद हो जाता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसमें पढ़ते हैं पूरा ऑपरेशन रिसर्च। उसमें कहते हैं कि भाई एक प्लांट चलाना है, प्लांट कैसे चलेगा। तो मैंने पहले इंडस्ट्री में भी जॉब की है। मैं पहले फोटो वोल्टेक्स, सोलर फोटो वोल्टेक्स, आप पैनल देखे होंगे, सोलर पैनल्स, तो हम लोग सेल बनाते थे, उसके अंदर जो एक यूनिट होती है उस यूनिट को बनाते हैं। तो यूनिट को जब आप सीरीज में लगाते हो तब पता है, लेकिन वो सेल कैसे बनेगा, केमिकल प्रोसेस थी। उसमें एक गैस होती थी POCl3 फोकल, और बहुत खतरनाक होती है, अगर वो एनवायरनमेंट में चली गई तो ब्लास्ट हो सकता है। और ऐसे प्लांट में काम करना थोड़ा सा खतरनाक रहता है। सेफ्टी तो हमने पहले सब कुछ सीखा था, फायर एक्सटेंशन, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको कैसे चलाते हैं, कहाँ से एग्जिट लेनी है, भागे कहाँ। भाई बहुत सारे एग्जिट गेट्स होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा किस टाइम पे खोलना है। पता चला गैस ऊपर उठ रही है, आप भी ऊपर ही चलते भाग रहे हैं, तो भाई साहब निपट जाओगे, है ना। तो थोड़ा सा इंजीनियरिंग ऐसी चीज़ है ना, जब आप उसमें घुसोगे और फिर उसके बाद उसके जब एरिया रीजन में जाओगे तो खतरनाक भी होती है। और मैकेनिकल में तो आपने देखा होगा, अभी एक वो सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे, रेलवे मैन। हाँ, तो वहाँ पे एक जरा सा फॉल्ट हो गया कि भाई वो जो पानी का प्रेशर है वो मेंटेन कर नहीं पाए, आप गेज प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाए। वो प्रेशर आपका होना कुछ और चाहिए था, दिखा कुछ और रहा था, उसकी वजह से पाइप ब्लास्ट, वहीं पे गैस मिक्स हो गई, फिर वो क्या पॉइजनस गैस हो गई, भोपाल गैस प्रेशर। ऐसी मूवीज से आपको पता चल जाएगा कि भाई एक गलती भी आप नहीं कर सकते। इसीलिए तो ये इन्होंने इतने चेक पॉइंट्स बना रखे हैं जॉब के लिए कि भाई एक गलती भी अलाउड नहीं है, और एक गलती को भी मिनिमाइज करने के लिए 10-10 इंजीनियर लगे रहते हैं कि भाई एक ही प्रॉब्लम देखनी है, सबको देखने के लिए, वरना कहेगा कि मैं ये भूल गया, वो भूल गया, किसी जगह नहीं हो गया, उससे जब मरेंगे तो सभी एक साथ, तो ये सबकी जिम्मेदारी। इसलिए हमको भी पूरी नॉलेज, हालांकि मैं प्रोसेस में था,
प्रोसेस इंजीनियरिंग जो होती है वो प्रोसेस क्या प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए फॉर सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो हमारे अंडर प्रोडक्शन वाले रहते थे, तो प्रोडक्शन वाले मेंटेनेंस वालों का सपोर्ट, वो क्या कहते थे अगर प्रोडक्शन में कहीं दिक्कत आई वो मेंटेनेंस पे डाल देते, मेंटेनेंस वाले हम पे डाल देते थे प्रोसेस वाले कि ये प्रोसेस ही ढंग से नहीं बताएं क्या करें हम, तो सब एक दूसरे पे डालते रहते। और मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं चीज़ों में। और देखो कभी कभार नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती थी, मैं तो नाइट ड्यूटी नहीं कर सकता था, तो नाइट के चक्कर में मैं छोड़ दिया। नाइट ड्यूटी बहुत मुश्किल हो जाती है, रात में जगना। मैं 10 बजे जा रहा हूँ, सुबह 5 बजे 6 बजे आ रहा हूँ, फिर आगे सो गए, और फिर उठ रहे हैं, फिर शाम को उठ के फिर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। थोड़े दिन तो कर सकते हो, तो फैमिली के साथ मैनेज नहीं हो पाता। हालांकि कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैंने कहा फिर ही सुना जाए। सर आप आंदासी हाँ हाँ गेट से ArcelorMittal एक निप्पॉन स्टील करके एक और कंपनी है AMNS, उसमें भी जॉब मिली, लेकिन उसके बाद फिर सोलर में मिल गई, तो सोलर में फिर मैं चला गया, फिर उसको भी छोड़ना पड़ा। ये दिक्कत है, तो काफ़ी अप्स एंड डाउन रहते हैं भाई। 10 साल हो गए मैं छोड़े हुए। मैंने 2013 में 12th की थी, और अभी कितना चल रहा है 2024 हो गया, 10 साल से मूव हो। सर आपने इसी इंस्टीट्यूट में टीचिंग हाँ आपने यहीं पे पढ़ा है? नहीं, मैं यहाँ पे मतलब 11-12 तक तो यहीं पढ़ा था, मैं स्कूलिंग के साथ पढ़ा था। फिर बाद में जो है वो मैंने क्या कहते हैं फिर IIT चले गए, तो फिर IIT से इधर उधर ही घूमते रहे। मतलब मेरा अब 10 साल बाद घर आया, 2013 में छोड़ा था। सर फिरजी में कहाँ? फिर में इंदौर में था, इंडिया में? फिर इंदौर में ICAT में कई सारे इंस्टीट्यूट थे, रेलवे में भी कुछ टाइम था। आप लोगों को टीचर से ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ये बात मैं हमेशा सोचता हूँ कि टीचर से आपको बहुत कुछ सीखने वाला। कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं वो, और जब IIT से पास होते हैं आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। एक तो IIT वाला रुकता नहीं है। आप ये सोचो कोई बंदा IIT बॉम्बे से है, तो वो क्या इसलिए IIT बॉम्बे में गया है कि वो बाद में जाके कोचिंग पढ़ाएगा? नहीं गया ना। तो वो एक बहुत वैसी चीज़ है कि भाई मैच करना चाहिए, या तो उसका इंटरेस्ट मैच करना चाहिए, है ना। कई लोग हैं, कई स्टार्टअप्स भी चला लें। जैसे हमारे साथ ही एक बंदा था, मतलब बीटेक में, वो सोलर लैब्स करके है, एक वो स्टार्टअप चला रहा है, तो अभी वो काफ़ी करोड़ का कंपनी बना दिया है। सैलरी तो जिसको जो देता होगा वो देता है। उसका नाम आप देखना, सिद्धार्थ गंगल करके है, वो आपके रोज सोलर लैब चलाए स्टार्टअप। तो आजकल बहुत सारे ऐसे मतलब लोग हैं जो अब स्टार्टअप में जा रहे हैं, है ना। तो मतलब फील्ड आपके हाथ में है। अब आप ये मत सोचना, मैं देखो आपको सच्चाई बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब जो पहले थी पहले से बहुत कम हो गई। आपने देखा हो, अपने भी घर में देखते हो गया, तो गवर्नमेंट जॉब्स पे जितने पहले लोग थे, मेरे फादर खुद गवर्नमेंट में, और मेरे फादर के सभी खानदान में सभी गवर्नमेंट में ही, पुरानी पीढ़ी जो है पूरी गवर्नमेंट वाली, और नई पीढ़ी में सभी प्राइवेट वाले, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स निकल नहीं रही। और जैसे अब फील्ड आप ब्रांचेज ऐसे चूज कर रहे हो, जैसे कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में भी बहुत कम होती है, प्राइवेट जॉब ज़्यादा है। ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स देखेंगे तो NIC वगैरह में, जैसे मेरे फादर NIC, तो इसलिए जॉब के चक्कर में ज़्यादा परेशान नहीं होना है कभी अपनी लाइफ, ओवरऑल लाइफ में। जॉब के चक्कर में नॉलेज के पीछे भागोगे, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, एक से बढ़ के एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। IIT में जाओगे तो एक अच्छा ग्रुप मिल जाएगा, 10-15 लोग आपके साथ दोस्त होंगे जो आपके मिशन पे काम करने के लिए रेडी होंगे। अकेले मतलब ऐसे अगर आप देखो प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, फर्क क्या पड़ता है? क्या IIT वाले बंदे को वो पैकेज नहीं मिल सकता जो प्राइवेट वाला दिखा रहा है? लेकिन प्राइवेट वाले की दुकान नहीं चलेगी बिना दिखाए। 52 लाख, 1 करोड़ का पैकेज IIT कभी बोलता है? IIT के लिए लोग बोलते हैं
कि वहां से देखो बच्चा पढ़ा और वहां पे उसे 2 करोड़ का पैकेज मिल गया, गूगल आई, माइक्रोसॉफ्ट आई, देखी। लेकिन IIT खुद जाके नहीं बोलता कि मेरा जो है ये हो गया। हालांकि स्टेटिस्टिक्स उसे डालनी होती है, गवर्नमेंट वाले हो गए, वो तो डालनी पड़ेगी तो डाल दो, लेकिन दिखावा का कोई काम नहीं है, सबको पता है कौन कैसा है। और IIT में आपको एक चीज़ फ़ायदा रहता है कि आप जब जाओगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप चाहो अपना स्टार्टअप कर लो, आप कहोगे किसी से मैं IIT से हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मेरे को ये स्टार्टअप करना है, मेरे को एक सीड फंडिंग चाहिए, थोड़ा सा पैसा चाहिए, वो दे जाएगा। वही मेरी हालत ख़राब हो जाएगी अगर मान लेते प्राइवेट में जाऊँगा, लल्लू कॉलेज में जाऊँगा तो और ज़्यादा हालत ख़राब है, वो वहाँ तो चक्कर लेके घूमते रहो, डॉक्यूमेंट लेके। मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूँ, बैडमिंटन खेलना चाहता हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, कोई खेलता हूँ तो कभी खेलेंगे, अच्छा लगता है ना। तो बैडमिंटन जो है वो बैडमिंटन के कई सारे हमारे यहाँ एक नेशनल प्लेयर था और एक नेशनल मतलब खेलता था और एक वहाँ का बांग्लादेश का चैंपियन था, वो बांग्लादेश से पढ़ने आया था। तो ऐसे फॉरेनर्स भी आते रहते हैं, तो उनसे भी इंटरेक्टिविटी होती है, रेगुलर सेमिनार्स वर्कशॉप चलती रहती है। आपको भी बाहर भेज देते थे, हालांकि मेरे थोड़े से क्वांटर कम थे, लेकिन कुछ किसी के ज़्यादा थे, तो उसे बाहर जर्मनी जाके भी मौका मिला, जर्मनी जाके PhD कर ले, जर्मनी जाके एक्सचेंज प्रोग्राम में MTech कर ले, ऐसा नहीं पता। जैसे 8.5 चाहिए था, मेरा 8.37 था, तो मेरे को अलाउ किया था उन्होंने, लेकिन इंस्टीट्यूट खुद भेजता है। हाँ इंस्टीट्यूट एक्सचेंज प्रोग्राम में भेज देता है। आपको बाहर जाके पेपर प्रेजेंट करना है, आप बस एप्लीकेशन लिखो, करने में बात नहीं। हाँ सब आने जाने का पैसा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो प्राइवेट में हो, प्राइवेट में कोई सर है ना, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सर एक क्वेश्चन था सर, IIT करने के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा सकते हैं? हाँ सब में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक IIT बॉम्बे में CA किया था, फिर वो चित्रांग मूर्ति वहाँ चला गया, MIT में फिजिक्स ली थी, आपको याद हो, पहले टॉपर था, 2014 का टॉपर था। हाँ चित्रांग मूर्तिया करके, वो इन्फो कई सारे ओलंपियाड में टॉप रैंक करता। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलती है आपको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यही है कि आप उसकी फीलिंग ले लो अभी से, थोड़ा सा उसको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, वरना ये टॉपिक छूट जाएगा। ठीक है, इधर देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स और कौन सा है पोजीशन वेक्टर। तो अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखना चाहता हूँ तो बेसिकली कौन सा प्लेन होता है, ये हो जाएगा आपका x में, ये हो गया आपका y में, और ये अगर अपन देखेंगे तो z में भी दिखा सकते हैं, z में। कोई पॉइंट आपको बताना है तो कोई पॉइंट कैसे बताएंगे, यहाँ पे बेसिकली ये हो जाएगा आपका x, y। तो x लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगी, ये y एक्सिस से x हो जाएगी और नीचे वाले से कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो या तो आप इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बता दीजिए, या दूसरा तरीका होता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए। पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए r चाहिए आपको और थीटा चाहिए कि थीटा एंगल कितना बना रहा है, ये r, थीटा हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है, पोजीशन वेक्टर हो सकता है, r वेक्टर हो सकता है। तो r वेक्टर कैसे लिखेंगे, x i के प्लस कितना हो जाएगा, y g। बात समझ में आ गई? सर आसपास थीटा r से हाँ उससे भी कर सकते हैं। अगर अपन देखें तो ये x कोऑर्डिनेट अगर मेरे को कन्वर्ट करके चाहिए तो कितना मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे r क्या हो जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो r, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ r cos थीटा i कैप प्लस कितना हो जाएगा, r sin थीटा j कैप। तो बेसिकली r वेक्टर अगर अपन देख रहे हैं तो यहाँ पे x भी मिल जाएगा आपको, r cos थीटा, और y भी मिल जाएगा, r sin थीटा। तो ये आपके
कन्वर्जन भी हो सकता है, कन्वर्जन फ्रॉम कहाँ से कहाँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स टू, फ्रॉम पोलर कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ गई बात? और केवल अगर वन डायमेंशन की बात होगी तो वन डायमेंशन में क्या होगा, या तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, हाँ एक्स आई कैप, या फिर क्या हो जाएगा एक्स आई कैप हो जाएगा, और आर वेक्टर क्या हो जाएगा वाई जे कैप हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आर वेक्टर क्या हो जाएगा जेड के कैप। और मतलब या तो ये एक्स आई कैप हो जाएगा, या फिर ये वाई जे कैप हो जाएगा, या फिर ये जेड के कैप हो जाएगा फॉर वन डायमेंशन मोशन, वन डी मोशन के लिए। एक ही डायमेंशन में मोशन कर रहे हैं तो उसी के अलावा लेना चाहते हैं तो एक्स आई कैप या वाई जे कैप या जेड के कैप। समझ गए? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। बीटेक के फर्स्ट ईयर में आपको सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, पढ़ना तो पड़ता है। कंप्यूटर भी पढ़नी पड़ती है, तो हमने सी पढ़ी थी, सी उस टाइम पे सी पढ़ी थी। पढ़ना तो वही पड़ता है जो ले लिया आपने। अब कहीं क्या होता है कि पॉइंटर आपके ज़्यादा होने चाहिए, तो पॉइंटर ज़्यादा होते हैं तब ब्रांच आपकी चेंज हो जाती है। आप अप्लाई कर सकते हो ब्रांच चेंज के लिए, तो वो अप्लाई करते हो, इंटरनल ट्रांसफ़र बोलते हैं उसको। अंदर ही अंदर IIT में एक प्रोविजन रहता है कि अंदर ही अंदर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं अगर आपके कुछ पॉइंट्स जैसे ज़्यादा हैं। हाँ, वो 9 GPA से ऊपर रहता है तो कैसे कहीं ना कहीं मेहनत तो करनी पड़ेगी, वहाँ जाके करो, यहाँ करो, करनी तो पड़ेगी। हो गया? ये हटा दो मैं। अब अगर आपने पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिया तो पोजीशन चेंज भी हो सकती है। अगर पोजीशन चेंज होगी तो दो क्वांटिटी आती है, एक आता है डिस्टेंस, एक आता है डिस्प्लेसमेंट। तो आज मैं आपसे एक बढ़िया क्वेश्चन पूछूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, जहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये नोट कर लिया आपने, ये वाला? यस सर। हटा दूं? यस सर। अगर मैं बात करता हूँ पोजीशन चेंज की, तो पोजीशन चेंज का मतलब क्या है? तो अगर मैं पोजीशन चेंज की बात कर रहा हूँ, पोजीशन चेंज, तो बेसिकली आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो पहले रेफरेंस ले लिया आपने, 0 +1 +2 +3 +4 इस तरीके चल रहा है। माइनस में -1 -2 -3 इस तरीके चल रहा है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव एक्सिस। मान लेते हैं ये पार्टिकल है, ये +3 पे था, तो +3 से कितने पे चला गया? -2 पे। तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या बोलेंगे? +3। फाइनल कितनी बोलेंगे? -2। तो चेंज इन पोजीशन कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये -5 हो जाएगा। तो ये फाइनल कितना हो गया? -2 माइनस इनिशियल कितना हो गया? 3 -5 हो जाएगा। ये डेल्टा x -5 हो गया। मतलब ये कहाँ पे जा रहा है? ये लेफ्ट साइड जा रहा है, इधर बात समझ में आ गई? ये हो जाएगा डेल्टा x। दूसरा जो है,
अब हम देखते हैं ड्यू टू पोजीशन चेंज दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक होता है आपका डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहले डिस्टेंस को समझते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज डिस्टेंस? क्या होता है ये डिस्टेंस? हाँ, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है आपका? पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए देयर कैन बी इनफाइनाइट पॉइंट्स अवेलेबल या इनफाइनाइट डिस्टेंसेस अवेलेबल। जो कि डिस्टेंस इधर देखेंगे D1, D2, D3, D4, D5, तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंसेस अवेलेबल हो सकते हैं। ये पहली बात। एक और चीज ध्यान रखनी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी। तीसरी बात, इट्स ऐसा यूनिट क्या होती है? इज मीटर्स। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा रहेगा? या तो जीरो या फिर पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और यहां पे अगर अपन देखें, देयर कैन बी इनफाइनाइट पाथ्स अवेलेबल। Infinite paths available from point A to point, मतलब ये अगर मैं दो पॉइंट्स के बीच में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट पाथ्स हो सकते हैं, तो डिफरेंट डिस्टेंसेस एक दोनों पॉइंट के बीच में मिल सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जनरली ये डेल्टा आर वेक्टर से शुरू किया जाता है, और डेल्टा आर वेक्टर क्या होगा? दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और वन डायमेंशन अगर मैं देखूं, वन डायमेंशन के लिए, तो या तो ये डेल्टा एक्स वेक्टर हो जाएगा, मतलब डेल्टा आर वेक्टर क्या हो जाएगा? या तो डेल्टा एक्स वेक्टर हो जाएगा, और डेल्टा आर वेक्टर क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई हो जाएगा, या फिर डेल्टा आर वेक्टर क्या हो जाएगा? डेल्टा जेड हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो डेल्टा एक्स भी हो सकता है, डेल्टा वाई भी हो सकता है, डेल्टा जेड भी हो सकता है। हमेशा ध्यान रखिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर इसमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। सो डायरेक्शन needs to be specified. अगला, अगर मैं इसकी बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से छोटा या बड़ा होता है? छोटा ही होता है, या फिर जीरो हो सकता है, बड़ा कभी भी नहीं होगा। लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी गया,
B से जब C की तरफ आएगा वापस, तो भी क्या होगा, तो भी उसका डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, और हमेशा अगर अपन देखें, मान लेते हैं इस तरीके से एक A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रहा था, तो ये डिस्टेंस D1 हो सकता है, D2 हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो ये हमेशा कहाँ से कहाँ होगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा और ये हमेशा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा डायरेक्ट। बात समझ आ गई? हो सकता है, बात समझ आ गई? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में भी हो सकता है, चलेगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा वेक्टर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, जैसे अगर मैं एग्जैक्टली वेक्टर की बात करूं तो डेल्टा आर वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल, ठीक है। सर हमें आई दी थी, आपने लिखा है 1D डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एक्स। हाँ, और 1D, केवल 1D आई जी की भी तो डायरेक्शन के लिए। हाँ, ये वेक्टर बना दिया ना, वेक्टर है तो ये वेक्टर, ठीक है। अब थोड़े क्वेश्चन करते हैं। पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, पहला सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। A particle moves rightward with some speed to a distance of 5 meters. 5 meters. And then it turns left, and then it turns left, and it moves straight, by 4 meters. By 4 meters. Find the distance and the displacement vector. Find the distance and the displacement vector with proper directions. डायरेक्शन भी बतानी है, वेक्टर बनाना है, आई कैप और जे कैप में चाहिए मेरे को। वेक्टर बनाना है, डायरेक्शन चाहिए आई कैप और जे कैप में, डायरेक्ट नहीं चलेगा। हाँ, ऐसे करके कुछ कर सकते हो। यही आ रहा है। सभी लोग निकाल लीजिए।
आंसर आ गया 4। क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा? क्वेश्चन में दिया है भाई, यहाँ पे क्या है कि कितना चलता है बता? 5 मीटर टुवर्ड्स राइट, 10 टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 4 मीटर स्ट्रेट। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो 0,0 से डायरेक्टली इधर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5,4। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा डेल्टा आर वेक्टर वो कितना हो जाएगा 5 आई कैप प्लस कितना हो जाएगा 4 जे कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूँ इससे, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस कितना हो गया रूट 40। तो कितना हो गया ये 16 25 प्लस 16 कितना हो गया, ठीक है। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे ये आप वेक्टर बना लो तो ज़्यादा बढ़िया है, या फिर एंगल से बताना, ठीक है। ये डिस्टेंस है ना, ये स्केलर है, इसमें तो डायरेक्ट जोड़ना है पाथ लेंथ, समझ गए। अब थोड़ा सा अच्छा कुछ है, मेरे को मजा नहीं आया था। डायरेक्शन बताते हो, ठीक है। आई कैप और जे कैप चल तो रहा है इसमें, आई कैप और जे कैप डायरेक्शन बता रही है। हाँ वेरी गुड, सही है। 10 इनवर्स 4/5 वो नहीं पता मुझे भी, लेकिन होता होगा कुछ ना कुछ, ये पक्का होगा, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन। अब बी एंड आंट, अब बी मतलब मधुमक्खी एंड एन आंट, मौसी वाली आंट नहीं है यार, ये चींटी है, चींटी is at one of the vertices, is at one of the vertices, is at one of the vertices of a cube, is at one of the vertices of the cube. Find the smallest possible, find the smallest possible distance for each of the particle ही बोलते हैं दोनों अलग-अलग particle। हाँ दोनों अलग। Find the distance for, find the minimum possible distance for each of the particle so that they can reach, the diametrically opposite point या opposite vertex in the shortest time, in the same time, क्यूब की साइड लेंथ है या फिर 1 यूनिट ले लो, 1 यूनिट। हाँ ठीक है, और √2 हो जाएगी पक्का। क्यूब चल रहा है ये ऑप्शन में यार, बहुत जल्दीबाजी में वही गड़बड़ होती है। √2 √3 भी दिया होगा, दोनों दिए होंगे, √2 मार के आ जाओगे, फिर कहोगे मैं तो सही करके आया।
√2 प्लस 1 और होता h चलेगी खाली या फिर ऐसे भी चल सकती है? कहीं कैसे भी चलेगी, √2 प्लस 1 कैसे निकालना? सिंपल है वो, मतलब एक ऐसे मान लिया तो √2 और प्लस 1 और कुछ शॉर्ट नहीं हो सकता? अपोजिट डायमेट्रिकली अपोजिट में पहुंचानी है सर। हाँ तो वो तो डायगोनल ही जाएगी अपोजिट वाले को। लेकिन आंट कैसे जाएगी डायगोनली अपोजिट? आंट तो चीटी है ना। दोनों को एक ही पॉइंट पे पहुंचाना है। हाँ, सेम टाइम पे आना ना। यहाँ से चली सामने पहुंचानी है। उसको तो 3 है। तो भाई निकाल दो भाई। जल्दीबाजी में गड़बड़ मत बताओ मेरे को। एक आंट है एक बी है, आंट तो चलेगी रहेगी और बी क्या है, बी सीधे उड़ेगी। और पहुंचना कहाँ से, यहाँ से पहुंचना है, कहाँ पे पहुंचना है, सामने वाली पे। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बी के लिए तो आठ के लिए √2 प्लस पक्का? ऐसे डायगोनल जाएगी फिर ऊपर जाएगी। और कोई शॉर्ट नहीं हो सकता? 2 + 1 क्यों होगी सर? और कोई शॉट तो मेरे को हो जाएगा। थोड़ा ट्राई कर लो, इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सोच लो। आंट और बी दोनों एक ही पॉइंट पे है ना? हाँ एक ही पॉइंट से। दोनों एक ही पॉइंट से। हाँ सेम टाइम में पहुंचानी है। ये सेम टाइम मतलब मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस दोनों के लिए बताना है सेम टाइम के अंदर। बी के लिए तो √3 होगी। बी के लिए √3 होगी। चलिए मान लीजिए सही है। हाँ तो सर अगर इसी पॉइंट से उसको पहुंचानी है तो सर साइड बाय साइड ही होगी। डायगोनल ना फिर सब काम तुम ही बता दोगे तो हमारे क्या फायदा? क्या डायगोनल की बात है? दिमाग लगाना है कि बस ऐसे ही करना है डिस्कशन? तो बी तो होती है ना। तुमने किस लॉजिक में ये बोला कि एक साइड से चलेगी, एक तो डायगोनल से चलेगी, एक सीधा पहुंचेगी? क्यों? बता नहीं सकता। बस बिना लॉजिक के, बस या तो कहीं से याद किया हुआ है या कुछ कहानी पड़ी हुई है पहले से, वो लेके बता दी। लॉजिक कुछ नहीं है। तो लॉजिक तो होना चाहिए भाई बात में। इधर देखिए, सर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब तुम्हें टाइम चाहिए, वैसे तुम टाइम नहीं क्यों मांगना चाहते? भैया ये क्यों किया हुआ है? आंट यहाँ पे है, बी भी यहीं पे है, इसको यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका, मान लेते हैं कि पॉइंट है P, वो पॉइंट इस पे S पे जाना है, क्या करें? तो भैया जो B है, B कैन फ्लाई, सो उसके लिए तो यहाँ पे वन ये बॉडी डायग्राम बनाओगे आप, ऐसे बना दिया आपने, वो तो रुकी गई। सो इट विल गो अलोंग द बॉडी डायग्राम, ये बॉडी डायग्राम के लॉन्ग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बॉडी डायग्राम कितनी हो गई इसकी, अगर हम निकालेंगे ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, कितना हो गया 1 1 1 अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3। समझ में आती है बात आपकी, लॉजिकल है कि भाई यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है √3 होता है। लेकिन अब जिसे चलना है उसके लिए ये शॉर्टेस्ट क्यों है? वो तो ऐसे चलेगी। हाँ वो तो पाएगी नहीं, अब क्या करें? उसको ये भी √3 होगा। अरे वो उनको उसे तो चलना ही है भाई। अरे मधुमक्खी पकड़ के ले गई सर। मधुमक्खी पकड़ के उड़ा के ले गई सर। इधर देखो, मधुमक्खी के ऊपर बैठे। इधर देखो, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो आप इसको ऐसे खोलो पहले,
ये ऐसे हमें यार ये जगह मिल नहीं रही है। इधर देखो, अगर मैं क्यूब बनाऊंगा तो इसको खोलूंगा भैया, ये चलेगी तो वॉल पे चलेगी ना। तो अगर मैं यहां देखूं, ये इसे इस कमरे में समझा देते हैं। अरे अभी रुक जा भाई, 1 मिनट तो सब्र कर ले। हाँ देखो, अगर मैं इसे खोल दूं यहाँ पे, ये खुलेगा ऐसे ही। मतलब अब चलना है, कहां से कहां जाना है। ये भाई साहब ये नीचे थी इधर, और इसे पहुंचना है यहाँ पे। बात समझ में आएगी नहीं आई? यस सर। एक सर साइड एक साइड ज्यादा है सर, एक साइड ज्यादा है ये वाला। ये सर ये इधर से एक कट है, ये मैं तो बंद कैसे करूँगा, ऐसे ऊपर से? इधर से नीचे से नीचे वाला नीचे वाले हाँ नीचे वाले तरफ हो जाए। चलो उससे क्या करना है, इधर ध्यान देना है। तो सर उस पॉइंट पे पहुंचना है ना उसको, ऊपर वाले पॉइंट पे इस वाला पॉइंट तो उधर वो वाला है, वो वाला है। यहाँ पे आएगा ये। हाँ सर ये बात सही है तुम्हारी, ये इसको कोई दिक्कत नहीं। ये क्यूब था, क्यूब को खोल दिया सारे, नीचे गिरा दिया था। तो जब नीचे गिरा दिया तो यहाँ पे बेसिकली आपकी क्या थी, आंट थी, ये रही आंट। और ये जब बंद करेंगे, ये पूरा जब बंद करेंगे तो ये वाला जो है ये ऐसे था, तो ये उठ के ऐसे आएगा। यस सर। और जब ऐसे आएगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, और यहाँ से यहाँ पे ही जाना है उसे, लेकिन वो उड़ नहीं सकती। तो मतलब यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। अब यहाँ तक जाने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है 1 यूनिट, ये होता है 1 यूनिट, और इधर कितना हो जाएगा 1 यूनिट। तो मतलब ये एक काम कर ले कि यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाए, काम बन जाएगा। दीवार पे चला। हाँ उधर चला सकते हैं ऐसा। आवाज नहीं, हाँ बोलो। उधर नहीं सकते दीवार से नहीं। हाँ दीवार के रहोगी तो चल रही है। ये तो खोल दिया ना पूरा मैंने, जब खोल दिया यहाँ पे तो ये पूरा प्लेन बन गया, मतलब चलना है उसे। तो कैसे चलेगी, यहाँ से इधर तक बीच तक जाएगी, और बीच से बिल्कुल सीधी जाके फिर उसको पहुंच जाएगी। आ गया? तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये वाला जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P पॉइंट, ये हो गया S पॉइंट। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवेलेबल फॉर आर्ट कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। गड़बड़ करते रहते हैं। पॉसिबल डिस्टेंस समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आ गया पूरा? मेरे को आपको देगा सर, एक डाउट है मेरे को। अभी 1 मिनट हो जाए। चलिए ये कितना हो गया, ये निकाल लेते हैं। √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, √5। √5 कितना होता है, 2.27 होता है। और तुमने कितना बोला था, √2 + 1 है ना? हाँ हाँ तो ये कितना हो गया, 1.414 प्लस कितना हो गया 1, कितना हो गया 2.414। ये और भी छोटा हो गया, जरा से भी गलती हो गई। और ये भी दिया होता है ऑप्शन में, पता है, √2 + 1। ज्यादातर यही मार्क करके आते हैं, आंसर ये वाला होता है, तो आधे बाहर हो जाते हैं। समझ गए? ये शायद कहीं जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले कर रखा है चलता नहीं। मैं समझा नहीं था ना, बस एकदम, या तो समझा होता तो अभी तक याद रहेगा, लेकिन रटने वाली चीज ज्यादा नहीं चल पाती। आगे समझ में आ गया? एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, मेरी बी और आंट दोनों यही में, इसको यहाँ से अपोजिट पॉइंट पे जाना है।
अब बी के साथ क्या है, बी हो गई मधुमक्खी, उड़ सकती है तो ये डायरेक्टली √3 पहुंचेगी क्योंकि ये क्यूब है। लेकिन आंट के लिए दिक्कत क्या है कि वो डायरेक्टली उड़ नहीं सकती, तो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड खोल देंगे यहाँ। तो अपन यहाँ खोलेंगे तो एक इधर गिर जाएगा पर्दा, एक इधर गिर जाएगा, तो यहाँ पे एक इधर गिर गया, एक इधर गिर गया। ये वाला पर्दा तक पीछे चला गया, ये पीछे चला गया। और ये दोनों लगे हुए, एक ये ऊपर है और ये इधर लगा है, ये उधर की साइड मिल जाएगा, ये इधर इधर। समझ में आ गई? अब इसी पे चल सकती है, जो चलाना है चला लो। पॉइंट पता होना चाहिए आपको, कहाँ से कहाँ पे जाना है। ये आंट थी यहाँ पे, जाना कहाँ पे है, वहाँ पे। तो ये वाला जो है, अगर अपन जहाँ खोले हैं उधर, और ये जो सामने वाली वॉल है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। तो एस पॉइंट मिल गया, और ये वो अब इसके अलाउंग तो चली सकती है ना, तो इसके अलाउंग कैसे चलेगी, डायरेक्ट चलेगी। तो डायरेक्ट जब चलेगी तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो वही चीज़ है, तो ये डिस्टेंस मैंने निकाला है। यहाँ पे ये कितना हो गया, 2 यूनिट, ये कितना हो गया, 1 यूनिट, ये कितना हो गया। आ गया? यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बताया। और क्या है ये, लिख लो, और 8। So it will go to point S directly along the body diagonal. तो कितना हो गया ये, PS वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 यूनिट्स। हम बहुत तेज दिमाग के नहीं है, एक बात तो पहले बता दे रहा हूँ, मेरे को बहुत तेज। लेकिन मैंने ये भी देखा कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं जाएंगे वगैरह, वो जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक उनको समझ में नहीं आएगा, या तो उनको ढंग से समझ में आ जाए पूरा एकदम, वरना वो चिपके रहेंगे। पहले समझ में आएगा पूरा, जब पूरा समझ में आ गया तभी छोड़ेंगे। तुम लॉजिक एकदम लेकिन क्लियर होने चाहिए आपको। मेरे को भी तभी समझ में आता है, पहले आप मेरे को कोई चीज़ समझाओगे नई चीज़, तो पहले तो मैं समझ जाऊँगा मतलब। और अगर आपके लॉजिक में कहीं गड़बड़ है तो बार बार क्वेश्चन नहीं करूँगा, तो बार बार क्वेश्चन नहीं करूँगा, जब तक करूँगा जब तक कि मेरे सारे डाउट क्लियर ना हो जाए, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ गया, तो आप पूरी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले फिर से पढ़ाया था, जिसमें 4-5 साल हो गए, समझ गए? तो वही चीज़ है, समझने वाला रिवीजन है, बाकी कोई बात नहीं। समझो एकदम, रटने की कोशिश फिजिक्स में मत करो। आगे आगे बात करें, एक और क्वेश्चन करें, एक और थोड़ा सा बहुत क्लियर क्वेश्चन आया। अ रोलिंग व्हील, अ रोलिंग व्हील, अ रोलिंग व्हील is performing pure rolling, is performing pure rolling on a straight path, on a straight path. The radius of the rolling wheel, the radius of the rolling wheel is 5 unit, is 5 unit. Find the displacement of the point of contact after half rotation and full rotation. After full rotation and half rotation. सर आपका तो डी होना चाहिए 10 यूनिट
आपने एक बार में सही बताया था। नहीं कर सकते अपन एग्जाम में, सोच ले पहले। सर बस मेरी बस इतना था कि जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वही ये है ना? चलो सर मेरा तो आ गया बता। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर अरे डॉक्टर का है हाँ बता। सर पहले वाले 2πr हो गया, पहले मतलब हाफ रोटेशन फुल रोटेशन। फुल रोटेशन का 2πr हो गया। हाँ। फिर दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये 2r ऊपर होगा और πr इधर होगा। गुड सही है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया, वेरी गुड। इधर देखिए, क्वेश्चन का राज कीजिए आप, हैं? इधर देखिए, इधर देखिए बेटा, अगर मान लेते हैं ये स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, ये स्ट्रेट पाथ है और यहाँ पे कोई व्हील जो है वो प्योर रोलिंग कर रहा है, और ये यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाता है, तो बेसिकली ये जो पॉइंट है, अगर मैं हाफ रोटेशन की बात कर रहा हूँ, हाफ रोटेशन की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंट होता है ये P1, ये पॉइंट P1 ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि हाफ रोटेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग के केस में जितना ये आगे बढ़ेगा, जैसे ये घूमेगा तो ये थोड़ा सा टर्न करेगा, तो जब ये टर्न कर रहा है तो ये जितना घूमेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। तो बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जैसे अगर अपन देखें तो ये कुछ भी हो सकता है ना, तो ये अगर P2 है तो ये P1 पॉइंट जो है, अगर आप देखेंगे तो P1 पॉइंट जब ये आधा घूमा तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ये P1 तो यहाँ पे आ जाएगा, और P2 जो है वो नीचे आ जाएगा, इधर आ गया, और आधा रोटेशन हुआ है तो मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, पाई आर, क्योंकि टोटल कंप्लीट का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा, पाई आर। और ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है, आर है, ये भी कितनी है, आर है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात हो रही है। तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बस पूछ रहा हूँ मैं आपसे, तो डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, पाई आर का होल स्क्वायर, पाई आर का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 2r का होल स्क्वायर, और इसका रूट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये r हो गया, अंडर रूट कितना हो गया, पाई स्क्वायर बाय डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन इसका कोई डिस्टेंस नहीं निकाल पाएगा, डिस्टेंस में हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये साइक्लोइडल मोशन हो रहा है, मतलब ये पार्टिकल जो है ये ऊपर जाएगा, ये घूम के ऐसे करके जाएगा ऊपर, और फिर ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, नीचे आएगा तो यहाँ पे जब ये नीचे आएगा तो फुल रोटेशन का केस आ जाएगा। तो फुल रोटेशन में होगा क्या, फुल रोटेशन में ये हो जाएगा कि भैया ये नीचे आ गया, तो जब ये नीचे आ गया तो ये ऐसे आगे बढ़ जाएगा,
समझ गए? और ये जो है ये भाई साहब ये जो ऊपर गया ये ऊपर से फिर नीचे आएगा, तो ये नीचे आएगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर से आ जाएगा। समझे? तो ये P1 पॉइंट फिर यहीं आ जाएगा, फिर P2 पॉइंट फिर ऊपर पहुंच जाएगा, और ये अगेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा? पाई आर। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस तो निकालना मुश्किल है, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना आ जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। ठीक है, यहां से सीधे यहां पे, लेकिन ये जो पाथ है ये साइक्लोइडल पाथ है, साइक्लोइडल पाथ है। तो इस केस में ये जो डिस्टेंस आता है ये पूरे वन रोटेशन में, तो टोटल डिस्टेंस अगर आपको ऐसे याद रखना है, मैं बाद में कराऊंगा, ऐसे अभी क्वेश्चन नहीं करा सकता ऐसे। टोटल डिस्टेंस जो आता है इन वन कंप्लीट रोटेशन, ये आता है कितना आता है मालूम है किसी को? बीटा। इसमें निकालना पड़ता है आपको लीनियर वेलोसिटी, नेट लीनियर वेलोसिटी इनटू जितना टाइम में यहाँ से यहाँ पे पहुंचा, फिर उसको इंटीग्रेशन यूज करें। ये मैं करवाऊंगा बाद में, अभी नहीं करवा सकता। एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशनल मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ये। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये वाला कौन सा है? z एक्सिस। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। जो पार्टिकल है वो बेसिकली इधर जाता है, ये O पॉइंट से A पॉइंट पे जाता है, A पॉइंट से B पॉइंट पे आता है, B पॉइंट से C पॉइंट पे चला जाता है। और ये जो यूनिट्स है ये है आपकी, अगर मैं इसका रेडियस देखूं सर्कल का है, सेमी सर्कल के लिए, तो ये होगा 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। और ये जो डिस्टेंस है ये है आपका 5 मीटर, ए से बी, और बी से सी जा रहा है, तो ये अगेन कितना हो गया? अगर मैं देखूं यहाँ पे ये 6 मीटर हो गया बी से सी। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है और टोटल डिस्टेंस कितना है। वेक्टर फॉर्मेट में बताना है आपको करीब। सभी को निकालने को भाई, हर क्लास में थोड़ा सा यही होता है भाई, हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाना होता है। आप दिखाओ क्या है। कैसे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? यस सर। ये एक्चुअली में नहीं चल रहा, यहाँ से बाहर आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे सीधा
कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, इसको कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ई का कोऑर्डिनेट ई की नाम चलो ई की वैल्यू 4 है, ई भी 4 है, ई भी कितना हो गया, x भी कितना हो गया, x तो हो गया आपका 8, y भी कितना हो गया, y में आपका 6 और z भी कितना हो गया 5 है ना। डेटा वेक्टर की क्या लिखी 8 आ गया 6 ठीक है प्लस 5 ठीक है आया तो मैं डेटा वेक्टर और दूसरा कितना आ रहा है 8 आ गया प्लस 6 ठीक है प्लस 5 ठीक है क्लियर है। इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मॉडिफाई होगा हां और अगर मेरे को इससे चाहिए तो क्या करें पूरी बात है करना चाहिए सर कितने लोगों का आ गया सर डिस्टेंस 23 पॉइंट है, डिस्टेंस 23 पॉइंट है। 23.5 चलिए देख लेते हैं। जाते हैं यार मेरी चौथी क्लास चल रही है सुबह से 8 बजे से चौथी क्लास चल रही है 4th क्लास है ये। चलिए इधर देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये पहले ऐसे गया फिर इधर बाहर आया फिर ऊपर चला गया कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा पाई इंटू 4 प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा प्लस 6 कितना हो जाएगा ये 11 प्लस 4 पाई हो जाएगा आ गया टोटल डिस्टेंस आ गया। और दूसरा क्या निकालना बेटा डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे तो ये 6 में चले गए 6 नहीं है ये 8 आएगा तो ये लिखेंगे 8 i कैप इधर जाएगा क्योंकि ये 4 है ये भी 4 है तो ओवरऑल कितना हो गया 8 i कैप 6 j कैप प्लस कितना हो गया 5 j कैप बिल्कुल सही। और तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 125 मीटर। आगे सभी लोगों का अगला कॉन्सेप्ट लिखिएगा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है जो v एवरेज से दिखाई जाती है और ये होता क्या है इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा टोटल टाइम। तो यहाँ पे आपको पाथ लेंथ लेनी पड़ती है और एवरेज डिस्टेंस या एवरेज स्पीड की बात करी जाए ये टोटल डिस्टेंस हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा मीटर्स में ये हो जाएगा सेकंड में तो ये मीटर पर सेकंड की यूनिट बनती है इसकी। अगेन ये स्केलर है ये भी स्केलर है तो डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो भी इसकी SI यूनिट है वो SI यूनिट क्या है SI यूनिट मीटर पर सेकंड और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका L/T माइनस। ध्यान रखिए अगर मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट अगर आपका आता है यूनिफॉर्म
स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भले ही कांस्टेंट हो ना हो वो अलग बात है। बहुत देर में पढ़ा रहा है, क्या हो गया अभी? कोई नहीं पढ़ा। नहीं मेरा बच्चा तो नहीं आएगा। आया कौन से चैप्टर पढ़ चुके हो बेटा? पहले लेवल लिमिट्स पढ़ी है, बाइनोमियल, पीएनसी बिना पढ़े आ गए? हाँ तेज बोलता पूछा सुनते अभी जो पढ़ा रहा है सब नोट कर रहे हैं। एक ही कॉपी लाए देखिए यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड क्या है? कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन जो है वो इन्वर्ट होती रहेगी। तो कई बार क्या होता है कि मान लेते 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और वापस कितने से आई? 10 से ही आ गई, फिर ये 15 से गई, फिर 15 से वापस आ रही। तो 15 जब चल रहा है तब तो क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड। 10 चल रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड, लेकिन डायरेक्शन वाइज ये बदल रहा है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोल सकते आप। क्या बोलना पड़ेगा आपको? यूनिफॉर्म स्पीड बोलना चाहिए। और यहाँ पे जब भी यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो हमेशा अगर मेरे को स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है तो स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा वो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये स्पीड आपकी हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये डिस्टेंस के हिसाब से निकाली जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।